जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठें और आपको बताया जाए कि अब आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, अपना धर्म अपनी मर्जी से नहीं चुन सकते। किसी भी दिन बिना कोई कारण बताए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और सबसे डरावनी बात, आप इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। सुनने में किसी तानाशाही देश की कहानी लगती है, लेकिन अगर हमारे संविधान में मौलिक अधिकार न होते तो भारत में भी ऐसा होना असंभव नहीं था। इसी खतरे को समझते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हर नागरिक को एक ऐसी ताकत दी जो सिर्फ आजादी नहीं देती, बल्कि जरूरत पड़ने पर सरकार को भी अदालत के सामने झुकने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है इस एक अनुच्छेद में कि स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हार्ट एंड सोल कहा? और एक ऐसा अधिकार जो कभी मौलिक अधिकार था, उसे संविधान से हटाकर केवल कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक कारण था? यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या बोर्ड एग्जाम्स, संविधान से जुड़े लगभग हर महत्वपूर्ण प्रश्न की शुरुआत यहीं से होती है। आज हम सिर्फ अधिकार नहीं पढ़ेंगे, बल्कि समझेंगे कि एक साधारण नागरिक को सबसे शक्तिशाली नागरिक बनाने की असली ताकत संविधान ने कहां छिपा रखी है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं चैप्टर 2, संविधान में अधिकार। हेलो क्लास 11 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज हम बात करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 की। और ये चैप्टर कोई आपके लिए मामूली या सिंपल सा चैप्टर नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आप एक नागरिक के रूप में अपनी शक्तियों को पहचानेंगे। तो पता है, आपके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं भारतीय नागरिक के रूप में, और वो जो स्पेशल पावर्स हैं उनका नाम है मौलिक अधिकार। अब क्या आप ये जानते हैं कि आपको मौलिक अधिकार मिलते कैसे हैं, या अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई दिक्कत पहुंचाता है तो आप उनको और स्ट्रांगली कैसे उठा सकते हैं? इन सारे ही जवाबों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। और इसमें सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो हमारे पास पहला नाम आता है अधिकार का, कि अधिकार होते क्या हैं। ठीक है, राइट्स या अधिकार का मतलब क्या है? आपको मिलने वाली आवश्यक सुविधाएं और स्वतंत्रताएं। ठीक है, और याद रखिएगा, ये सुविधाएं और स्वतंत्रताएं, ये फैसिलिटीज और ये इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए और आपकी डेवलपमेंट के लिए, तीनों ही चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात कि हमारे लिए जो अधिकार होते हैं ये कानूनी होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? कानूनी। कानूनी का मतलब क्या हो गया कि आप इनके दम पर अपनी सेफ्टी की उम्मीद पूरी तरह से कर सकते हैं। उसके साथ साथ अधिकारों के घोषणा पत्र पे आए। देखिए, अधिकारों का घोषणा पत्र या बिल ऑफ राइट्स हम किसे कहते हैं? देखिए, जितने भी दुनिया में लोकतांत्रिक देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, यहां पर जितने भी नागरिकों को अधिकार मिलते हैं, सिटीजन्स को राइट्स मिलते हैं, इन राइट्स को सूचीबद्ध किया जाता है। कहां पर? संविधान में। यानी एक लिस्ट बना दी जाती है संविधान के अंदर, और यही लिस्ट हमारे लिए क्या बन जाती है? बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का घोषणा पत्र। और भारत में इसको 1928 में, 1928 में नेहरू जी के द्वारा मांगा गया था। अब नेहरू जी देखिए कौन से वाले? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा भारत में सबसे पहले अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग की गई थी। अगेन, ये घोषणा पत्र क्या है? आपके सारे इंपॉर्टेंट अधिकारों की लिस्ट, बट वो लिस्ट कहां पर है? संविधान में। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें इसमें, तो हमारे लिए इन अधिकारों की नीड्स क्या है, एक्चुअल नीड क्या है? अगर हम वास्तविक नीड्स की बात करें, एक्चुअल नीड्स की, तो पहली बात तो ये हमारे मूल विकास में सहायता करता है। याद रखना, ये हमारे फंडामेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कि अगर हमारे पास अधिकार नहीं होंगे तो याद रखिएगा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज आपको अपने क्षेत्र में सड़क मिल रही है, आपके घर में बिजली आ रही है, सरकार आपको छोटी मोटी फैसिलिटीज दे रही है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके अधिकारों के अनुसार, जिसके दम पर आप अपना डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज, आप तक सभी अवसरों का जो पहुंच होती है, आप तक जो अवसर पहुंचाए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी पहुंचाई जाती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब के रूप में, चाहे किसी के भी रूप में, ये भी अधिकारों की वजह से है। उसके बाद अधिकार जो है आपकी लाइफ को और बेटर तरह सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके लिए ऑक्सीजन जरूरी है ना जीवित रहने के लिए, ऐसे ही एक देश के नागरिक के रूप में आपके लिए अधिकार जरूरी है। अधिकार नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब आपके साथ सारी चीजें गलत की जाएंगी। और उसके बाद अधिकारों की वजह से सामाजिक तालमेल बनता है। सामाजिक तालमेल, सोशल कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कि बेटा अगर आपको कोई पसंद ना हो, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति जो आपका दुश्मन है, लेकिन वो आपको मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर उसने मारा तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो ये अधिकार होते हैं
ये पूरी तरह से तालमेल बनाते हैं कि कोई आपको पसंद करे ना करे, आप वहीं रहोगे, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसके बाद ये जो अधिकार हैं, इनकी गारंटी कौन लेता है? संविधान। अब एक लाइन याद रखिएगा कि जिस भी देश में संविधान होता है ना, जिस भी देश में, वहां पर संविधान की सर्वोच्चता चलती है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? यानी संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान ने जो कह दी, जो बात लिख दी, वही चीज चलेगी और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको टाल नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो हमारे संविधान में नागरिकों के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई दी गई है तो वो है हमारे मौलिक अधिकार। नाम याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया भर में अलग अलग देश के संविधानों ने अपने नागरिकों को दिए गए हैं। आप ये सोचो कि ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं, अगर इनका वायलेशन हो जाए तो आप किसी भी सरकार के अधिकारी को कोर्ट में घसीट सकते हो। ठीक है, आप सरकार तक पे मुकदमा कर सकते हो, मौलिक अधिकार इतने जरूरी हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो हमारा संविधान है इसको हम उधार का थैला भी कहते हैं। और मौलिक अधिकार कभी हमारे संविधान में नहीं था, ये हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से कॉपी किया और हमारे संविधान में पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यही चीज कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए कहां से गए हैं? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, दूसरी चीज, ये भारतीय संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में डिफाइन किए गए हैं। और याद रखना, जो संविधान का भाग 3 है इसको हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा का रेफरेंस क्या है कि 13वीं सदी में इंग्लैंड में नागरिकों को अधिकार देके गारंटी ली गई थी, आपसे छीने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वही गारंटी भारतीय संविधान भी लेता है, इसीलिए इस भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा का मतलब है गारंटी से। ठीक है, उसके बाद अगली चीज कि यहां पर जो आपके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा होती है कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कि अगर कोई भी दिक्कत हो रही है मौलिक अधिकारों को लेकर, सीधे सुप्रीम कोर्ट भागे चले आओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद ये जस्टिसेबल होते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति की वजह से आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते। ठीक है, और उसके बाद इसकी एक लिमिट भी होती है कि अगर देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, आर्टिकल 352 के तहत अगर देश में आपातकाल लग गया तो आपका आर्टिकल 20 और 21 छोड़ के सारे मौलिक अधिकार रद्द कर दिए जाएंगे। अब ये वाली लाइन जरूरी क्यों है? क्योंकि एक तरफ याद रखिएगा, हम ये कहते हैं मौलिक अधिकार जन्म से मिलते हैं और मरते दम तक साथ रहते हैं, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जहां पे नियम होते हैं वहां नियम टूटते भी हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार, अगर आपके देश में इमरजेंसी लग गई, आपातकाल लग गया, आपातकाल का मतलब सामान्य कानून व्यवस्था रद्द हो गई, प्रधानमंत्री सरकार वगैरह सब खत्म हो गई, राष्ट्रपति शासन लग गया, तो उस समय आपके मौलिक अधिकार किसी काम के नहीं रहते, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 छोड़ा जाता है, आपका राइट टू लिविंग। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद आगे बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे लिए जो पूर्ण नहीं माने जाते, एब्सोल्यूट नहीं माने जाते, इनमें प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हैं, जैसे इनमें संसद संशोधन कर सकती है। याद रखिएगा, संसद का मतलब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इन तीनों की सहमति से, राष्ट्रपति की भी सहमति से ही जाकर संशोधन किया जा सकता है, अदरवाइज संशोधन नहीं हो सकता। जैसा कि दूसरी चीज अभी बताई कि आपातकाल के समय, इमरजेंसी के टाइम पर ये क्या हो जाते हैं? रद्द हो जाते हैं, ये किसी काम के नहीं बचते। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज, अगर देश के अंदर कुछ हालात बदल रहे हैं, जनता से खतरा हो रहा है, तो उस समय भी इनको टाला जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 33 ये कहता है कि अगर सैन्य शासन लग गया, सेना के जो अधिकारी हैं उनके लिए भी यहाँ पर मौलिक अधिकारों में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। और आर्टिकल 34 जहां पर सैन्य शासन लग गया, जिसे हम कहते हैं मार्शल लॉ, तो उस समय भी ये मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम उससे पावरफुल बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर इन मौलिक अधिकारों में, ठीक है, लिमिट लग जाती है। जन्म से हमें मिल जाते हैं लेकिन कुछ लिमिट लग जाती है विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बात करें तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, पहली बात तो जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी साल 1950 में, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आज की डेट में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ठीक है, 1978 में एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था, राइट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 में बताया गया है।
दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये रहता है आपका आर्टिकल 19 से 22 में। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, गलती से ये मत करते ना शोषण का अधिकार कि हम किसी को तंग कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कि कोई आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, ना आप किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते, ये रहता है आर्टिकल 23 से 24 में। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये रहता है आपका आर्टिकल 25 से 28 में। और उसके साथ साथ आता है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। अब देखिए 31 है नहीं, आर्टिकल 32 आ रहा है सीधा, तो आर्टिकल 31 सीधा आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे 78 में हटा दिया गया, ठीक है। और आर्टिकल 32 सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि जो भारतीय संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। इन्हीं को डिटेल से अगर हम देखें, देखिए सबसे पहले बात आती है राइट टू इक्वालिटी की, समानता के अधिकार की। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल का मतलब याद रखिएगा, जिस तरह से आपकी बुक्स में चैप्टर्स होते हैं ना, ऐसी संविधान की जो डिटेल चैप्टर्स में बटी पड़ी है, इसी को हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सभी के ऊपर इक्वली लागू होता है, सभी के ऊपर, ठीक है। दूसरा आता है आर्टिकल 15, ये कहता है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। आपके साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और इसमें एग्जांपल दिया जाता है, लाइक आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, आपका जेंडर, आपका कलर यानी आपका रंग, आपका लिंग, आपका धर्म और आपकी जाति, इन 4 चीजों के नाम पर आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। और अगर कोई करता है, आप शिकायत कर सकते हो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। उसके बाद आर्टिकल 16, सरकारी नौकरियों में समानता का अवसर, आप इसको सिर्फ समान अवसर भी लिख दोगे तो इतना इनफ है। आर्टिकल 16 आपको समान अवसर का अधिकार देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज का अधिकार देता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आर्टिकल 17, बेटा इस वाले को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रीजन, क्योंकि ये आपके 1 मार्कर में 100% टकराता है, एग्जाम कोई सा भी हो, ठीक है। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो पहले चलता था ना छुआछूत की, इस नीची जात के व्यक्ति ने छू दिया, कर दिया, अब ये सब चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि उपाधियों का उन्मूलन किया जाएगा, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किया जाएगा। आप अपने नाम के साथ कोई स्पेशल टाइटल नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस, यानी कि एक्सेप्शन है, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, डॉक्टर वाली उपाधि आपके पास है तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, और उसके साथ साथ कोई सेना के बड़े पदाधिकारी हो तो आप अपनी रैंक अपने नाम के साथ लगा सकते हैं। इन 2 के अलावा कोई भी अपने नाम के साथ कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो मैं ये नहीं लिख सकता कि टीचर विक्की, नहीं, ठीक है, जस्ट विक्की लिखूंगा मैं, तो ये चीज रहती। क्लियर है इतना? आगे बात आती है हमारे लिए स्वतंत्रता के अधिकार की। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार बहुत जरूरी है, और इसमें आपका सबसे पहले तो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में ये पूरा का पूरा डिफाइन किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 से 22 में। और जो ये आर्टिकल 19 है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, हर साल इसी में से घुमा फिरा कर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 आपको 6 अलग अलग टाइप की स्वतंत्रता देता है। कितने टाइप की? 6 टाइप की। आपका बोलना, आपका ग्रुप बनाना, आपकी मीटिंग करना, आपका कहीं भी आना जाना, कहीं भी रहना, और कोई भी व्यवसाय करना, कोई भी व्यवसाय, ऑक्यूपेशन करना, बिजनेस करना, आप कुछ भी कर सकते हो आर्टिकल 19 के तहत। याद रखिएगा, आपका राइट टू स्पीच है, राइट टू असेंबली है, राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेजिडेंस और राइट टू प्रोफेशन। ये 6 अलग अलग टाइप की जो स्वतंत्रता है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19। और बेटे ये चीज याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकार सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रियलिटी में कॉन्फिडेंस दे सकता है। आप खुद समझिए ना, आप किसी से भी, आप सामने पुलिस वाला भी हो, उससे डरने की जरूरत थोड़ी है। आपको अगर अपने अधिकार पता है कि सामने वाले की लिमिट पता है, वो क्या क्या कर सकता है क्या नहीं, डरना है क्यों फिर उसको? अगर आप कहीं रात के टाइम भी घूम रहे हो, भटक रहे हो, जो भी है, वो आगे उठा के आपको थाने नहीं ले जा सकता। आर्टिकल 19 कहता है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतना? बस आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट नहीं। उसके बाद दूसरा आता है आर्टिकल 20, अपराध के लिए 3 सुरक्षाएं। देखिए अगर आपसे बाई चांस कोई अपराध भी हो गया तो भी संविधान आपके लिए 3 सिक्योरिटी देता है। पहला, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब सीधा सा मतलब है, जिस तारीख पे आपसे क्राइम हुआ है, अगर उस तारीख पे उसके लिए जितनी सजा होगी वही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हत्या के लिए 3 साल की जेल है और आज आपने हत्या कर दी तो आपको जेल 3 साल की ही होगी,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद वो मुकदमा 3 से 30 साल की सजा कर दी तो आपको फिर से पकड़ के ले जाएंगे, नहीं। ठीक है, तो आपकी जो आज की तारीख की सजा होगी उसके हिसाब से आपके साथ क्राइम के साथ आपसे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद डबल जियोपार्डी, यानी कि एक घटना के लिए, एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। उसके बाद सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दो। आप थाने में बैठे हो, याद रखिएगा, जिस तरह आपके पास राइट टू स्पीच है ना, बोलने का अधिकार, ऐसे ही आपके पास राइट टू साइलेंस है। आप अगर थाने में बैठे हो, चुपचाप बैठे रहो, कर लो जी, क्या करोगे, मेरा मन नहीं है बोलने का। आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और अगर थाने में भी कोई आपके साथ ज्यादा जबरदस्ती कर रहा है, पीट रहा है, भाई बक दो, कोई बात नहीं, हाँ जी हमने करा है, बात खत्म। कोर्ट में जाके मुकर जाओ, जी मारा था इसलिए मैंने बोला था। ये चीजें होती हैं। अगर आपको अपने अधिकार पता है तो आप इस तरीके से अवेयरनेस को अपने साथ जोड़कर अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 21 आता है जो आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। देखो आर्टिकल 21 आता है पहले तो कि राइट टू लिविंग, जीवन जीने का अधिकार, कि आपसे जीवन जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आपकी मर्जी, आप अपना जीवन कैसे जी रहे हो। और इसी का दूसरा हिस्सा आता है राइट टू प्राइवेसी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राइट टू प्राइवेसी भी आपके आर्टिकल 21 का ही है। ठीक है, आप जीवन कैसे जी रहे हो और आपके निजी मामले कैसे हैं, ये तक आपका संविधान इंश्योर करता है। आप ये समझो कि अगर आपके पास फोन है, बिना आपकी परमिशन कोई अनलॉक नहीं कर सकता, तो चाहे पुलिस वाला हो चाहे खुद जज हो। ठीक है, ये आपका संविधान आपको पावर दे रहा है। और उसके साथ साथ आर्टिकल 21A, बेटा ये एग्जाम में ओरिएंटेड है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आता है आपका राइट टू एजुकेशन में, RTE में आता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या हो गया, शिक्षा का अधिकार। ये पहले नहीं था, ये सन 2002 में ऐड किया गया 86वें संशोधन के साथ, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी रहेगी। ठीक है, और उसके बाद आता है आर्टिकल 22 कि अगर आप किसी क्राइम में या किसी वैसी बिना मतलब के गिरफ्तार हो रहे हो तो आपको अपना कारण जानने का अधिकार है, वकील रखने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इनमें से अगर कुछ भी नहीं होता तो जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया उसकी नौकरी जाएगी। ठीक है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो सीधे सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे पास आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब जब आप किसी से जबरदस्ती कोई काम कर रहे हो, करवा रहे हो। ठीक है, अब उसके साथ आर्टिकल 23 जो है ये मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर निषेध करता है, बंद करता है। देखो मानव तस्करी का मतलब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, इंसान को खरीदना और बेचना। ठीक है, आप स्वतंत्र भारत में इंसान को खरीद और बेच नहीं सकते, और दूसरा जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे अगर आपने सुना हो कि एग्रीमेंट होते हैं जॉब्स में, आप एग्रीमेंट कर लो और अगले दिन एग्रीमेंट फेंक के मार दो, मैं नहीं आ रहा कल से काम। ठीक है, सामने वाली पार्टी कुछ नहीं कर सकती आपका, क्यों, क्योंकि आपसे जबरदस्ती वो कोई मजदूरी नहीं करवा सकता, संविधान कह रहा है ऐसा। ठीक है, और उसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बताता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं रख सकते, लाइक चाइल्ड लेबर को बंद करता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें हो गई। उसके बाद अगला हिस्सा आता है हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता, या आप जिसे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम भी कह सकते हैं। देखिए जो ये राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, ये आपका आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानो, किसी भी धर्म का पालन करो, आपकी मर्जी। धार्मिक मामलों में सरकार या आपका कोई भी दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करो, आप अपने लिए कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकेगा नहीं। उसके बाद आर्टिकल 27, किसी भी धर्म की एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, रैली निकाल सकते हो, जो मर्जी करो, कोई नहीं कुछ कहेगा। और आर्टिकल 28 आता है कि शिक्षा संस्थानों में, खासतौर पर सरकारी शिक्षा संस्थानों में, किसी एक धर्म की शिक्षा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। आप खुद देखिए ना कि सरकार चाहे कितने स्कूल चला ले, ठीक है, आप अपने उस स्कूल के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अगर आपको धार्मिक शिक्षा देनी है तो आपको अपने लिए धार्मिक संस्था बनानी पड़ेगी। जैसे सनातन में क्या होता है, गुरुकुल की परंपरा रहती है कि अगर आपको धार्मिक शिक्षा चाहिए तो आप गुरुकुल जाइए। ठीक है, ऐसी इस्लाम में क्या है, मदरसा है। ठीक है, तो ये चीजें फर्क डाल देती है। ये चीज समझ में आ रही है कि आपको अगर धार्मिक शिक्षा देनी है तो आप अपने धार्मिक संस्था बनाओ, स्कूलों के अंदर तो नहीं दी जाएगी। क्लियर है इतना। उसके बाद आगे बात करें इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि आपके सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार। अब एक चीज समझिएगा, ये वाले जो अधिकार है ये स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए, आपके देश में जो अल्पसंख्यक हैं, SC ST, ठीक है, इनके लिए आर्टिकल 29 और 30 कहता है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज यानी कि SC ST लोग जो हैं, अदर हैं, इनके साथ अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति संरक्षित करने का अधिकार है।
यानी ये लोग अलग से भी अपनी कोई संस्था बना सकते हैं, अपनी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चीजें चला सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब लिखने का तरीका। उसके बाद दूसरी चीज रहती है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है कि ये अपनी शिक्षा संस्थान बनाकर अपने ही अकॉर्डिंग चला सकते। लाइक अगर कोई SC ST स्कूल बना दे स्पेशल, तो वो लीगल है, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 उसको पावर दे रहा है। याद रखिएगा, आर्टिकल 29 और 30 स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए काम करता है। ठीक है, यानी अल्पसंख्यक लोगों के लिए। इसके अंदर SC ST मुस्लिम ये सब आते हैं, तो ये अपने हिसाब से संस्था भी बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज भी कर सकते हैं, अपना सिलेबस भी अलग बना सकते हैं, इनको कोई मना नहीं कर सकता। उसके बाद आगे बात करें इसमें, तो आता है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपको बता दूं 30 से 31 क्या गया। आर्टिकल 31 साल 1978 में हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो आर्टिकल 300 में। आर्टिकल 31 पूरा खाली है आपके संविधान में, आर्टिकल 31 नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, आगे समझिएगा। आर्टिकल 32 जो आता है, अब इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, उपचार का मतलब इलाज कर सकते हो, कि अगर आपके मौलिक अधिकारों को किसी ने दिक्कत पहुंचाई तो आप उसका खड़े पैर इलाज कर सकते हो। ठीक है, देखो होता क्या है कि अगर किसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो आप उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, ये आपके पास राइट है। और आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ना कुछ स्पेशल ऑर्डर जारी करता है। ठीक है, क्या जारी करेगा? स्पेशल ऑर्डर, जिसे हम कहेंगे रिट, जिसे हम क्या बोलेंगे? रिट। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिट्स जारी करता है कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब रिट्स जारी करेगा, ये 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 5। पहला आता है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, जिसे आप बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से हुई है, तो आपकी मुक्ति के लिए ये वाला ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो उठाकर जेल में डाल दिया, आपके घर वाले ने कोई वकील करा, वकील पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बात करी कि जी ऐसे ऐसे उठा लिया हमारे यहां से इलीगल तरीके से, तो आपकी आजादी के लिए, जेल से निकालने के लिए जो ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर होगा हैबियस कॉर्पस। इसको हिंदी में कहते हैं बंधी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है मैंडमस। मैंडमस का मतलब है परमादेश। देखिए, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक से ना करे, सरकारी अधिकारी या संस्था अपना काम ठीक से ना करे, ठीक है, तो उसके खिलाफ जब आप शिकायत करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसको हम बोलेंगे मैंडमस, यानी कि परम आदेश। और इसमें क्या होता है कि उसको अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए वार्निंग दे दी जाती है कि अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आज आप देखोगे आपके आसपास कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट है जो ठीक से काम कर रहा है? नहीं ना। लेकिन दिक्कत ये भी तो, आप लोग शिकायत भी तो नहीं कर रहे। आप शिकायत तो करो, देखो अपने आप वो काम पे लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आती है आपका प्रोहिबिशन, यानी प्रतिषेध आदेश। ये कब जारी होता है? कि देखो, जब अधीनस्थ न्यायालय उसकी अधिकार सीमा के बाहर जाकर काम करता है। देखो, आपने सुना होगा एक जिला न्यायालय नाम की चीज होती है, जिला न्यायालय, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये कभी भी दो सरकारों के बीच का विवाद का मुद्दा नहीं सुनेगा, ये इसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन बाई चांस, ठीक है, जबरदस्ती ये किसी सरकार के मुद्दे वाले केस को अपने पास ले आए, तो इसको रोकने के लिए, यानी कि ये अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाके काम कर रहा है, अपने ज्यूरिसडिक्शन से काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये वो काम करने जा रहा है जो इसका नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर जारी करेगा? प्रोहिबिशन। इसी को हम कहते हैं प्रतिषेध आदेश। ठीक है, कि आपको बताया जा रहा है कि आप लोअर कोर्ट हो, आपका काम इतना नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप ये वाला काम रहने दो। चौथा आता है सर्शरी। देखिए, जब हम सर्शरी की बात करते हैं, उत्प्रेक्षण रिट की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि जब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के गलत आदेश को निरस्त करता है। मान के चलिए आपने कोई केस करा, ठीक है, आप नीचे की अदालतों में हार गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं यार आप तो सही हो, तो आपके लिए जो पुराने वाला ऑर्डर है ना, उसको कैंसिल करवाया जाएगा। कैसे? सर्शरी से। ठीक है, और लास्ट आता है क्यू वारंटो। ये तब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक पोस्ट पर है, जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक पोस्ट पर है और उस पब्लिक पोस्ट पर होने की उसकी योग्यता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूपीएससी देने के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप मान के लो 12वीं पास हो गए, आपके पिताजी की अच्छी पहुंच थी, ठीक है, आप डायरेक्ट जाके आईएएस बन गए, ठीक है, लेकिन आपको हटा भी दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप उस पद के योग्य नहीं हो, और आपके खिलाफ जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा? क्यू वारंट। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग परिस्थितियां बनाई गई है। याद रखिएगा, संविधान आपको ढेर सारी पावर देता है, ढेर सारी।
बस शर्त यही है, आप उसको जागरूकता से समझो, उसको यूज करो, तो आपका भला 100% किया जाएगा। आगे बात करें, और एक चीज याद रखिएगा बेटे, इसमें ये आपका 6 मार्क्स बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल फिक्स 6 मार्क्स का। ठीक है, आपको पहले ही बता दे रहा हूं, अभी जुलाई स्टार्ट हुई है, अभी से बता दे रहा हूं, पेपर में मिड टर्म में 6 नंबर का सवाल आएगा, और यही सवाल फिर फाइनल टर्म में जाके 4 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन ये आएगा, 100% आएगा, और यही सब पूछे जाएंगे सारे रेट। ठीक है, आपसे क्लियर बोलेगा सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से रेट जारी करता है आर्टिकल 32 से। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, तो नीति निर्देशक तत्व, देखो ये हमारे लिए ना बोनस अधिकार होते हैं। जैसे मौलिक अधिकार हमें मिल गए, तो अब हमें बोनस भी चाहिए, तो बोनस के रूप में जो मिलता है इसको हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। इंग्लिश में कहा जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। देखिए जो ये डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, ये क्या होते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 में है, और ये भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में। उसके बाद ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि अगर आपको इन अधिकारों से कोई फायदा नहीं मिला तो आप शिकायत नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप, आप ही के स्कूल में किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है, किसको नहीं मिल रही, आप समाज में देखोगे किसी को पेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही, ये सब चीजें डीपीएसपी के अंडर में आती हैं। ये आपकी राज्य सरकार की मर्जी है, देना है देंगी, नहीं देना है नहीं देंगी, इसके लिए आप शिकायत नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर। लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट में जाकर शिकायत हो सकती है। और उसके बाद ये लागू किस पे होते हैं, सरकार करती है, वो भी राज्य पर, अपने एरिया के लोगों पर। उसके बाद पार्ट 4 में है, और ये हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड से। कहां से लिए हैं, आयरलैंड। याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है उधार का थैला माना जाता है, और उसी का एक सबूत ये भी है कि हमने मौलिक अधिकारों के साथ साथ डीपीएसपी वाला जो हिस्सा ये कहां से लिया है, ये लिया है आयरलैंड से। और इसका जो उद्देश्य होता है वह समाज का भला करना, समाज की भलाई, कि जिनको पेंशन मिलेगी थोड़ा गुजारा उनका हो जाएगा, जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, और उसके बाद न्यायालय इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये चीज है हमारे पास, और इसलिए याद रखिएगा ये सिर्फ हमारे लिए बोनस है, मिल जाए तो भी बढ़िया, ना मिले तब भी कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद आगे बात करेंगे, इसमें नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कि आपके लिए वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट का मतलब जहां पर लोगों की भलाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद दूसरा, कि लोगों के जो बीच का डिफरेंस है, आर्थिक अंतर है, उसको कम करना, बेहतर करना। उसके बाद असमानता को कम करना, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, कि आपको के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी, याद रखिएगा, कोशिश की जाएगी कि सबकी आय बढ़ जाए, लेकिन कोशिश ये नहीं होगी सबकी इनकम बराबर कर दो, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद गरीब और कमजोर वर्गों के लिए डेवलपमेंट के लिए रहता है, और लास्ट में नागरिकों के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए डीपीएसपी को सरकार इस्तेमाल करती है। जैसे हम देखते हैं ना कि सरकार इलेक्शन के टाइम पर फ्री पैसा बांटती है, लेकिन फिर भी कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि डीपीएसपी के नाम पर बढ़ती है, कि जी गरीबों में तो बांट रहे हैं, गरीबों को जरूरत है, लीजिए, इसलिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करें, तो हमारे पास नीति निर्देशक तत्वों की जो विशेषताएं हैं, ये क्या रहती हैं। पहली चीज, कि इनको न्यायालय लागू नहीं कर सकता। ठीक है, आप अदालत में डीपीएसपी का मुद्दा लेकर जा ही नहीं सकते। ठीक है, ये एक्स्ट्रा अधिकार है आपके। उसके बाद दूसरा, कि राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो आपका स्टेट है, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, ये उसको बताया जाता है कि आप इनको इस्तेमाल करके जरूरतमंद नागरिकों का भला कर सकते हो। और उसके बाद कल्याणकारी राज्य का आधार है, बेस ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब जहां पर सबको सारी चीजें आसानी से मिल रही हैं, और डीपीएसपी को अगर यूज करे आपकी स्टेट गवर्नमेंट, तो आपके पास बहुत अच्छे से सुविधाएं आ सकती है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक तालमेल बना रहे, और मौलिक अधिकारों के पूरक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, पूरक का मतलब कि उसको कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, कि जहां मौलिक अधिकार आएंगे उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें इसमें, तो हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है। मौलिक कर्तव्य एक नागरिक के रूप में आपके मिलने वाली सारी ड्यूटीज होती है, सारे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं एक नागरिक के रूप में। और भारतीय संविधान में शुरू से नहीं था, भारतीय संविधान में साल 1976 में इसको जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, जोड़ा गया। और ये लिया कहां से गया था, सोवियत संघ से। और इसी सोवियत संघ को आज हम रूस के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे सबसे मेन चीज, ठीक है, जो हर एग्जाम में उठकर आ जाती है, कि इसको रेकमेंड किसने करा था, स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, लोकसभा जो है ग्रुप बनाती रहती है, तो ऐसी स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी, उसने रेकमेंड किया था कि भारत में भी मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। उसके बाद ये आर्टिकल 51A में जोड़े गए, पार्ट 4 में जोड़े गए, और इसकी संख्या कितनी है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। ये चीज याद रखिएगा,
एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक डिटेल उठकर 1 मार्क्स में आ जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें आता है कि आपके पास कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, आपके जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह है, लाइक आपका संविधान हो गया, आपका नेशनल फ्लैग हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय गान हो गया, आपको इन सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, सम्मान करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे होता नहीं है, राष्ट्रीय गान कहीं पे सुन लिया तो हाँ जी खड़े होगा सीधे, वो इसीलिए क्योंकि वो हमारी तरफ से सम्मान है। ठीक है, वो हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, यानी कि आजादी के समय जो हमने संघर्ष किया, सारी चीजें हुई, उनको ठीक से फॉलो करना। साथ साथ अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपके देश को दिक्कत आए। उसके बाद देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना, यानी सेना वगैरह में जाना, काम करना सरकार के लिए, ये सब देश के लिए। उसके अलावा बिना किसी भेदभाव के सबके साथ मिलके रहना, साथ साथ महिलाओं का सम्मान, ठीक है, गरिमा और उसके बाद पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण को बेहतर बनाए रखना, वन्य जीवों के प्रति दया का भाव, वन्य जीव कह लीजिए, सिर्फ जीव जंतु कह लीजिए, बात एक ही है, आपको उनके लिए अच्छा भाव रखना पड़ेगा। और उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, इन सारी चीजों को आगे बढ़ाना। ठीक है, लेकिन देखिए इसकी दिक्कत है, आज के टाइम में आपको क्या लगता है, कोई व्यक्ति है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करे, वैज्ञानिक का मतलब होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आप क्या कर रहे हो, पहले आपने सुनी, सोची, समझी, फिर उसको आगे बढ़ाया, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे बेंच हो गए, पार्क में लगे हुए, लाइट्स हो गई, रोड हो गया, इनको संभालना सबसे मिलके। और लास्ट में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। ठीक है, अब इन द एंड इस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा, आपके पास जो राइट टू एजुकेशन है ना 6 से 14 साल के बच्चों का, ये आपका मौलिक अधिकार भी है और यही आपका मौलिक कर्तव्य भी है। तो इसलिए इस तरह की चीजें एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। धन्यवाद।